एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का एक्स्ट्रा एपिसोड लेकर आई हूँ। आई नो आप लोगों को लग रहा था शायद कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं भूली हूँ विंग और उसके पेरेंट्स को। ये एक भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसे मैंने लास्ट एपिसोड में इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता, एटलीस्ट 1 घंटे का या फिर कम से कम 50 मिनट का हो जाता, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता रिकॉर्ड करना। इसलिए मैंने बस एंडिंग कर दिया था इस पार्ट को छोड़कर। लेकिन इस पार्ट को मैंने आप लोगों से दूर करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। 2003 बीजिंग शहर, जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से चाइना ऊपर की तरफ उठ रहा था। नए नए बिजनेसमैन उभर के आ रहे थे। उन्हीं में से एक जो बहुत ही कम समय में अपने टैलेंट, अपनी ईमानदारी और अपना पूरा जोर लगा के सबके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर अपना बिजनेस चलाया जा रहा था, और दिन ब दिन उसका बिजनेस आसमान छू रहा था। एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बड़े बड़े हाई सोसाइटी के बिजनेसमैन को टक्कर दे रहे थे। हालांकि उनका स्टोरी ऐसा नहीं होना चाहिए था लोगों के नज़रिए से, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो नॉर्मल लोगों के नज़रिए से बहुत ही अजीब था, और वो सारे डिसीजंस एक इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। जैसे कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल की उम्र में शादी कर लिया था। शादी के बाद बिजनेस शुरू किया। सबने सोचा कि ये बस बर्बाद हो ही जाएगा। एक तो इस यंग लड़के ने अभी तक अपना पढ़ाई पूरा नहीं किया, उसके ऊपर इसने शादी कर लिया, एक ओमेगा का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। अब ये नहीं सोच रहा कि कैसे अपना और उस ओमेगा का पेट चलाए, बल्कि ये बिजनेस करने पे उतर आया। ये तो डूबेगा ही डूबेगा। आसपास के लोग, यहाँ तक कि फैमिली से भी कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। हालांकि फैमिली मतलब उस अल्फ़ा का, उस 20 साल की उम्र का जो अल्फ़ा है, उसका बस एक मदर ही थी, और वो भी नाखुश थी। अपने बेटे के इन सारे डिसीजंस को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा जो बहुत ही होनहार है पढ़ाई में, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करे, फिर वो एक नौकरी करे अच्छा सा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इंसान ने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया, अपने ओमेगा को अपने पास पाया। उस इंसान ने जिस ओमेगा को चूज़ किया था वो हीरे से भी कीमती थी। एक ऐसी ओमेगा जो बचपन से बहुत ही नाजों से, बहुत ही आलीशान माहौल में बड़ी हुई, और बड़े होने के बाद जब उसे समझ आया कि प्यार क्या होता है, मतलब जो टीनेजर्स ओमेगास और अल्फास में फीलिंग्स आते हैं ना, नए नए 15-16 साल के ओमेगास में, अल्फास में, उनके लफ्ज़ में जो प्यार होता है, वही उस ओमेगा को हो गया था इस अल्फ़ा से जिससे उसने शादी किया था। वो ओमेगा और अल्फ़ा क्लासमेट्स थे। वो ओमेगा जिसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, लेकिन उनका फाइनेंशियल हालत बहुत ही अच्छा था। उनका एक फैमिली बिजनेस था जो उसकी ग्रैंडमदर रन करती थी, और उसके फादर भी उसी बिजनेस में शामिल थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन बचे नहीं थे, गुजर गए बहुत ही पहले। मतलब उस ओमेगा का जब 5 साल का उम्र था, तभी एक एक्सीडेंट में उस ओमेगा ने अपने फादर और मदर को खो दिया था। फिर वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहती थी, और अपने 15 साल में आते आते उस ओमेगा ने एक अल्फ़ा को दिल दे दिया। हालांकि उन दोनों ने ही अपना पार्टनर चूज़ करने में बिल्कुल भी गलती नहीं किया था। जैसे नॉर्मल टीनेजर्स अल्फ़ा और ओमेगास करते हैं, किसी भी इंसान पर दिल आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है। जब तक समझ आता है कि सामने वाला इंसान गलत है, तब तक बहुत लंबा चल चुका होता है, और फिर दिल टूटना, ब्रेकअप होना, यही सब। लेकिन उस ओमेगा और अल्फ़ा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर 5 साल तक चले और फिर अपने 20 साल के जन्मदिन पर उस अल्फा ने अचानक ही कहा उस ओमेगा से, मुझसे शादी करोगे? और उस ओमेगा ने बेझिझक अपना सर हाँ में हिला दिया था। वो दोनों लीगली अडल्ट हो चुके थे, इसलिए शादी में कोई परेशानी नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने धूमधाम से शादी नहीं किया था और ना ही उस अल्फा के पास इतना पैसा था। उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बाद उस ओमेगा की जो ग्रैंडमदर थी वो भी नाखुश थी और उस अल्फा की मदर वो भी नाखुश थी, लेकिन बच्चों के खुशी के लिए वो दोनों ही चुप रहे। फिर उस अल्फा ने बिजनेस स्टार्ट किया, पास ही में अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। ओमेगा ने भी अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में सोचा और एक साथ ही वो दोनों बिजनेस और पढ़ाई को चलाते गए। अब उनका बिजनेस स्टेबल है, बहुत ही अच्छे दौर में वो लोग आ गए हैं और अब उनका उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है उन्हें हर एक चीज़ में, बिजनेस में, पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुका है। वो ओमेगा और अल्फ़ा अब भी 28 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में एनिवर्सरी, उन दोनों का 8वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तब तक उस ओमेगा का जो ग्रैंडमदर है ना वो गुजर चुकी थी और उस अल्फ़ा का जो मदर है वो भी गुजर चुकी थी। दोनों ही बीमारियों के चलते कुछ ही सालों के अंदर गुजर गए थे। अब इस पूरे दुनिया में वो दोनों बस एक दूसरे के लिए थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। आज बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए उनके कुछ खास और करीबी दोस्तों को इनवाइट किया गया है, जो उनके साथ कुछ स्कूल लाइफ से है और कुछ बिजनेस के लाइन में आके उनके साथ जुड़े हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी पार्टी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं सब। अभी केक काटने का टाइम है। वो ओमेगा और अल्फ़ा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मुस्कुराकर केक कटिंग करते हैं। कैंडल्स को बुझाकर केक कट करते ही सब ने उस अल्फ़ा को हैप्पी बर्थडे कहा और अल्फ़ा और ओमेगा दोनों को एक साथ हैप्पी एनिवर्सरी भी कहा। वो ओमेगा मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी था। सच में उसने गलत इंसान को नहीं चुना था, हर दिन उसे ये महसूस कराता था उसका अल्फ़ा। उस ओमेगा ने छोटा सा केक का टुकड़ा लिया और अपना अल्फ़ा को खिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे वी एंड हैप्पी एनिवर्सरी। वो अल्फ़ा बहुत ही ज़ोर से अपने ओमेगा को साइड हग करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सेम टू यू कांग्से, हैप्पी एनिवर्सरी। कांग्से सरन जो सबके सामने थोड़ा सा शर्मा जाती है। हाँ, उसका अल्फ़ा थोड़ा सा बेशर्म है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी अपने अल्फ़ा को बहुत प्यार करता है। सब उनके हालत को देखकर, उनके इस प्यारे लवी डबी मोमेंट को देखकर ज़ोर से चीयर कर रहे थे। उसी बीच एक कपल ऐसा भी था जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आए हुए थे। वो और कोई नहीं, जियांग फैमिया और मैडम यू थी। यानली तब शायद 2 या 3 साल की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। केक कटिंग के बाद सब इधर उधर बिखर गए थे और अपना अपना पार्टी, मतलब अपनी अपनी तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वी चांग से सबके साथ बात कर रहा था और कांग्से सरन भी। फिर कांग्से सरन और वी चांग से एक साथ जियांग फैमिया के सामने आए। जियांग फैमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन वी, तुम्हें इतना बड़ा डील मिला है। वी चांग से ने बहुत ही कैजुअली कहा, ओफो फैंगमिया, बिजनेस करते करते क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डील और डील ही है? आज डील के लिए पार्टी नहीं है, आज तो मेरा एनिवर्सरी है। कांग्से सरन ने वी चांगसे के बात को थोड़ा और करेक्ट करते हुए कहा, बर्थडे भी है। वी चांगसे ने अपने ओमेगा की तरफ देखा और जैसे एक क्वीन के सामने उसके सेवक सर झुकाते हैं ना, वैसे ही सर झुकाते हुए कहा, यस माय लेडी। कांग्से सरन वी चांगसे के चेस्ट पर थोड़ा सा हिट करती है और फिर मुस्कुराती है। फिर कांग्से सरन मैडम यू से बात करने लगती है। मैडम यू जो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उनसे बात करे जा रही थी।
फिर बाकी पार्टी भी नॉर्मली गया। पार्टी के ख़त्म होते ही होते सब गेस्ट चले गए थे। वी चांगसे और कांगसे सरन भी बहुत थक गए थे और उन्हें बस अभी रेस्ट करना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसलिए वो लोग जल्द से जल्द वेन्यू से अपने घर के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ जियांग फैमिया अपनी फैमिली को लेकर अपने घर वापस आ गए थे। बहुत रात हो चुका था, यानली सो चुकी थी। मैडम यू यानली को उसके बेड पर सुला देती है और फिर बाहर आ जाती है। लिविंग रूम में जियांग फैमिया सोफे पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए थे। मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, देखा देखा वहाँ पर क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। देखा उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर पहुँच गए हैं। तुम एक बेकार इंसान हो जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे मैंने शादी कर लिया। आज तुम्हारा चेहरा वैसे क्यों दिख रहा था? हाँ, क्या पुराना प्यार जाग उठा था? बताओ मुझे क्या हुआ? फैंगमिया, आंसर मी। जियांग फैंगमिया तुरंत झटके से उठ गए और सामने रखा फ्लावर बस उठाया और उसे पटक दिया। मैडम यू ने उसे देखा और कहा, हाँ, तुम यही तो कर सकते हो। एक नालायक इंसान हो, एक बुज़दिल और बहुत ही घटिया इंसान जिसके पास जलने के अलावा कुछ नहीं है। यह सुनकर जियांग फैंगमिया अपने गुस्से को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। उन्होंने मैडम यू के फेस पर एक चांटा मार दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे कह रहे हो? हाँ, मुझे? और तुम्हारा क्या था? तुम भी तो उस वी चांगसे को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वो अभी अपनी बाहों को खोल देगा तो तुम अभी उसके बाहों में चले जाओगे। मुझे ज़्यादा उकसाओ मत, समझ में आया? मुझे भी पता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें मौका मिले ना तो तुम अभी भी उस वी चांगसे के बाहों में दौड़े दौड़े चले जाओगे, यहाँ तक कि तुम बेड में भी जा सकते हो। ये सुनकर कांगसे सरन ने एक अजीब सा मुस्कुराहट दिया और कहा, हाँ, मैं जा सकता हूँ क्योंकि उसमें काबिलियत है। वो एक असली मर्द है। समझ में आया? जियांग फैंगमिया ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, बदतमीज़ ओमेगा। अभी कभी तुम जैसी गंदी ओमेगा को मैंने कैसे शादी कर लिया? मैडम यू ने और भी मजाकिया टोन में कहा, तुम्हारे नसीब में मैं ही थी और कोई नहीं था। कांगसे सरन तो बिल्कुल भी नहीं। आज पहली बार नहीं, ये लड़ाई बहुत बहुत दिनों से चल रहा है। कांगसे सरन, वी चांगसे, जियांग फैंगमिया और मैडम यू ये सभी क्लासमेट्स थे। जहाँ तक पैसों की बात है तो कांगसे सरन, जियांग फैंगमिया और मैडम यू का फैमिली बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था। उस हिसाब से वी चांगसे का फैमिली कुछ भी नहीं था। जहाँ पर वो लोग कार्स में स्कूल आया करते थे, वी चांगसे एक पुराना सा साइकिल लेकर स्कूल आया करता था। हालांकि इससे वी चांगसे को कभी भी छोटा महसूस नहीं हुआ। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। साथ में वो बहुत पॉपुलर था पूरे स्कूल में क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट था, एकदम टॉप स्टूडेंट था और साथ में उसका वो गुड लुकिंग सा फेस वो चार चांद लगा देता था। और बाकी रहा सहा कसर उसका अच्छा बिहेवियर, उसका ओमेगास को रिस्पेक्ट देने का तरीका, ये सब कुछ पूरा कर देता था। सब मिलाकर वी चांगसे बहुत ही पॉपुलर था स्कूल में। पूरा स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ वो हमेशा हर किसी का अटेंशन गेन करने में कामयाब होता था। हालांकि वी चांगसे ये सब जानबूझकर नहीं करते थे। उनका नज़र तो बस एक ओमेगा पर टिका रहता था। शायद यही वजह है कि सब उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो बाकी के कॉलेज स्कूल के अल्फाज की तरह नहीं थे जो हर आते जाते ओमेगास पर अपना नज़र टिकाते थे। बहुत पहले से ही वी चांगसे को मैडम यू बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब प्यार करती थी। लेकिन ये बात वो कभी भी नहीं कह पाए। उससे पहले ही कांगसे सरन ने वी चांगसे को अपना बना लिया था। इससे मैडम यू को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है कांगसे सरन पर। और जियांग फैंगमिया कांगसे सरन से प्यार करते थे, यहाँ तक कि उनके फैमिली ने उनका जो मैरिज है वो भी फिक्स कर दिया था।
लेकिन कांग्से सरन ने सीधा सीधा जियांग फैमिया को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कांग्से सरन ने जियांग फैमिया को बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं बोला, ना ही कुछ और। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि वो किसी और से प्यार करता है और कभी भी कांग्से सरन जियांग फैमिया को प्यार नहीं कर पाएगा। और बिना प्यार का शादी, ये मतलब इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। जियांग फैमिया ने तब तो कांग्से सरन के सामने मुस्कुराकर कांग्से सरन की हर एक बात को मान लिया था और कहा था कि हाँ, जियांग फैमिया भी ये शादी नहीं करना चाहते थे। वो कांग्से सरन को मना करना चाहते थे, जिसे सुनकर कांग्से सरन का आंखें चमक उठा था। उन्होंने जियांग फैमिया का हाथ पकड़ लिया था और कहा था, फैमिया, हम दोस्त रहे हमेशा, मैं तुम्हारा दोस्त रहूँगा। अगर कभी कुछ भी ज़रूरत हो, कभी भी किसी भी मदद का ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं और वी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मदद करेंगे। तब जियांग फैमिया ने मुस्कुराकर अपना सर हमें हिलाया था। खैर, उनके अंदर अभी भी प्यार और गुस्सा दोनों था, बहुत ही ज़्यादा। और ये सब कुछ और भी बढ़ गया जब कांग्से सरन और वी चांग से ऊपर आसमान छू रहे थे। बिजनेस के लाइन में उनका नाम आसमान छू रहा था, उनका शोहरत बढ़ रहा था। लेकिन उन दोनों के पास, मैडम यू और जियांग फैमिया, उन दोनों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिवाय देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे वो लोग। इसलिए बस जलते रहे। कांग्से सरन और वी चांगसे का 8वां एनिवर्सरी ख़त्म होने के 1 महीने बाद कांग्से सरन ने वी चांगसे को ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा न्यूज़ दिया था। वो ये था कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ कांग्से सरन और वी चांगसे के लिए कितना ज़्यादा खास था वो बता नहीं सकते। पूरा प्रेगनेंसी कांग्से सरन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वी चांगसे अकेले थे, उनके और कांग्से सरन के इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसलिए वी चांगसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने पूरा प्रेगनेंसी कांग्से सरन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। उन्होंने अपने बिजनेस को साइड किया और अपने ओमेगा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, जो कि हमेशा से ही था। बिजनेस कभी भी वी चांगसे का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। कांग्से सरन भी अपने अल्फा के प्यार में, अपने अल्फा के केयर के अंदर अपने बेबी को बर्थ देने का तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। कांग्से सरन और वी चांगसे ने अपने बेबी को कांग्से सरन के अंदर से फील करना शुरू किया। वी चांगसे कितनी सारी बातें, कितनी सारी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे अपने उस अनबॉर्न बेबी के साथ। और इसी के साथ 9th मंथ के कंप्लीट होने के बाद कांग्से सरन ने एक ओमेगा बॉय को बर्थ दिया। वी चांगसे उस दिन इतना खुश थे कि उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में स्वीट्स को बांटा था और बहुत सारे अनाथ आश्रम में डोनेशन दिया था, बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स में डोनेशन दिया था, बहुत सारे ओल्ड एज हाउस में भी डोनेशन दिया था। कांग्से सरन भी अपने बेबी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। कांग्से सरन और वी चांगसे जहाँ पर अपनी बेबी को लेकर एक नई ज़िंदगी, एक नए खुशहाल फैमिली के बारे में सोच रहे थे, वहीं पर उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला था। ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी इंसान ने प्लान किया था, ये तो इस नेचर ने प्लान किया था, एक फैमिली को बर्बाद करने का प्लान। ये तो गॉड का कहर था जो उनके ऊपर पड़ गया। कांग्से सरन और वी चांगसे का बेटा वी वुशियान 1 साल का हुआ था। उसके 1 साल के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वी चांगसे और कांग्से सरन उसे लेकर घूमने गए थे और वहीं पर कांग्से सरन और वी चांगसे के कार को बहुत बुरी तरीके से एक ट्रक ने धक्का दे दिया था और वो कार सीधा खाई में जाके गिरा। कांग्से सरन और वी चांगसे वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन उन दोनों ने मिलकर अपने इस निशानी को बचाया था। उस दिन जब रेस्क्यू टीम कार के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि कार में 2 ही इंसान हैं और वो 2 मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन 2 इंसानों के गोद में बहुत ही संभाल के
एक बेबी को रखा गया था जो बेहोश हो चुका था। वो 1 साल का बेबी था। रेस्क्यू टीम बहुत ही ज़्यादा हैरान थे क्योंकि पहुंचते पहुंचते लगभग 7 से 8 घंटा गुजर गया था। इतनी देर में जो शरीर है, बॉडीज़ हैं जिनमें जान नहीं होता, वो सख्त हो जाते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को, खासकर उनके हाथों में या फिर उन्होंने अगर किसी चीज़ को जकड़ के रखा होता है तो उसे एकदम टाइटली जकड़ लेते हैं, शरीर अकड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। इन दोनों पेरेंट्स ने अपने बच्चे को जकड़ के तो रखा था, लेकिन बहुत ही सावधानी से, जैसे कि वो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बहुत ही सावधानी से रखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनके उस बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। रेस्क्यू टीम ने विंग को अपने पेरेंट्स से बहुत ही आसानी से अलग कर दिया था। उन्हें बिल्कुल भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं था। विंग अनाथ हो गया था। उसके आसपास अपना नाम का कोई भी इंसान नहीं था। उसे पालने वाला भी कोई नहीं था। उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। उसके नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, लेकिन जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक कौन देखेगा उसे। उसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। कांग्से सरन और वी चांगसे का अंतिम काज पुलिस ने ही किया था। लेकिन ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। 2004 में विंग का बर्थ हुआ था और 2005 में विंग अनाथ हो गया था। उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे। फिर विंग धीरे धीरे अनाथ आश्रम में बड़ा हो रहा था और उसके बाद उसके ज़िंदगी में वो काला साया आया, जियांग फैमिली। 2007 में जियांग फैमिली ने विंग को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। फिर विंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तो सबको पता ही है। विंग के साथ उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा किया है कि गिनती में भी कम पड़ जाए। और उन बुराइयों में से सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने विंग से विंग का आइडेंटिटी छीन लिया। कैसे? विंग से विंग का सब कुछ छीन लिया। विंग के मदर और फादर का आखिरी निशानी, वो सब प्रॉपर्टी, पैसे, जो कुछ भी विंग के लिए था, सब कुछ जियांग फैमिली ने अपने बच्चों और अपने नाम करवा लिया। विंग इन सारी चीज़ों के बारे में इतना खुलकर नहीं जानता है। वांग जी शायद विंग को कभी ये सब बताएगा भी नहीं। वांग जी नहीं चाहता कि विंग इन सारी चीज़ों के बारे में जाने, लेकिन वांग जी हर एक चीज़ के बारे में जानता है और इसलिए उसने जियांग फैमिली को हर एक गुनाह का सज़ा दिया है। ऐसा सज़ा जो शायद वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक सोचेंगे। वांग जी ने उनमें से किसी का जान नहीं लिया, लेकिन उन्हें ज़िंदा रह के भी नरक का हर दिन महसूस हो, इस तरीके का बंदोबस्त उसने किया है, खासकर जियांग चेन के लिए। हालांकि विंग को उसके मदर और फादर को देखने का मौका मिल गया है। वांग जी ने खुद वी चांगसे और कांग्से सरन के बहुत सारे पिक्चर्स को कलेक्ट करके विंग को दिया है। विंग ने उन पिक्चर्स को बहुत बड़े बड़े फ्रेम में सजा कर रखा है और वो अक्सर अपनी मदर और फादर से बात करता है, अपने बच्चों को लेकर बात करता है, वांग जी को लेकर बात करता है, अपनी मदर से कहता है कि उसका अल्फा कैसा है। वो कितना ज़्यादा जलस हो जाता है अपने ही बच्चों से। काश अगर कांग्से सरन जिंदा होती तो वो भी कह पाती कि तुम्हें बिल्कुल अपने फादर जैसा ही एक अल्फ़ा मिला है विंग, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। हे एवरीवन, इसी के साथ ये एक्स्ट्रा चैप्टर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आप सबको। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।